बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। आज हमारे मेहमान हैं सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब जमील पराचा साहब। जमील पराचा साहब गुज़श्ता कई सालों से न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के तमाम ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हालात जो भी हों, लेकिन जमील पराचा साहब ने हमेशा ताजरों की फलाह व बहबूद और उनके मफादात में हमेशा अपना किरदार अदा किया। बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी, अपने कारोबार भी तबाह किए, लेकिन वो हमेशा ताजरों की आवाज़ बनकर खड़े रहे। गुज़श्ता दिनों जो कराची में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के नतीजे में जो तबाही हुई, जिस तरह से बहुत से ताजर बिल्कुल मुआशी तौर पर तबाह हो गए और कुछ ताजर जो थे वो कर्जदार हो गए। हुकूमतों के वादे वफा ना हो सके और ताजर इत्तेहाद ने इन ताजरों को न सिर्फ संभाला बल्कि ताजरों को दोबारा खड़ा करने में बड़ी मदद की और उनके शाना बशाना आज भी खड़े हैं। इस मर्तबा जो कोरोना की वबा है वो दोबारा फैलती नज़र आ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आवाम ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी न की और SOPs पर अमल न किया तो मुमकिन है कि दोबारा इस तरह का लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो मैं आज पराचा साहब से इसी हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि जनाब, अगर मुस्तकबिल में किसी किस्म का लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो ताजरों की क्या हिकमत अमली होगी। पराचा साहब, अस्सलाम वालेकुम। पराचा साहब, मुस्तकबिल में ऐसा लग रहा है कि अगर आवाम ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी न की और SOPs पर अमल न किया, जिस तरह से कोरोना के केसेस रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो हुकूमत को फिर मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के पेशतर ममालिक में लॉकडाउन लग चुका है। तो इसमें फिर आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी और आप किस तरह से सर्वाइव करेंगे? जी देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे जो मामलात हैं वो आगे बढ़ाने के लिए अपने चैनल को आपने यूज़ किया। तो मैं समझता हूँ कि देखें, सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें कोरोना के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। अब तक हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ अभी तक सुना गया है कि वैक्सीन तैयार हो गई है, वैक्सीन आ रही है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकलती, अभी नहीं पता कि वो 3 महीने में निकले, नहीं पता वो 6 महीने में निकले, किसी को नहीं पता वो 6 साल भी लग जाएं। वैक्सीन राजा साहब, वैक्सीन आने के बाद भी तो इतनी जल्दी आपको नहीं मिल सकेगी ना वैक्सीन। वही अर्ज कर रहा हूँ, 12 करोड़ की आबादी, उसके बाद हम लोग पसमानदा मुल्क हैं, हमें इतनी जल्दी वैक्सीन मैं उसी तरह बता रहा हूँ। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमें अब ये हमें नहीं पता कि कब तक हमें इसके साथ जीना है, तो हमें साथ लेके चलना है। कोरोना को भी उन मामलात को हैंडल करते हुए चलना है, जैसे कि दुकानदारों के लिए था कि जी SOPs पे अमल करें। हमने आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह 90% दुकानदारों पे कंट्रोल हासिल कर लिया है, जो कि SOPs पर अमल कर रहे हैं। हर जगह हमारी दुकानों के बाहर लिखा नज़र आता है, नो मास्क नो एंट्री, और दुकानदार खुद मास्क भी पहन रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब देखिए, ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ, बार बार हुकूमत को हम ये बात याद दिलाते हैं कि आपने अगर SOPs पे मुकम्मल अमल कराना है तो इंतज़ामिया को हमारा साथ देना पड़ेगा। वॉलंटरी तौर पे तो हम अपने लोग खड़ा कर सकते हैं वहाँ कि जो लोग बग़ैर मास्क के, बग़ैर किसी चीज़ के ना आए, एंट्री की कोशिश करें, वो अंदर ना आए हमारी दुकानों में। देखें, वो लेकिन तो आप शॉपिंग मॉल पर तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन बाकी जो इंडिपेंडेंट दुकानें हैं वहाँ कैसे आप कंट्रोल करेंगे? जो दुकानें हैं वहाँ कुछ जब तक फोर्सेस के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस या रेंजर्स या कोई वर्दी में कोई भी लोग मौजूद नहीं होंगे, लोगों पे असर नहीं होता। बड़ी माजरत के साथ पुलिस तो हमारी जो है वो रात 8 बजे के बाद भत्तों पर निकली होती है, सायरन बजाते हैं, दुकानें बंद करवाते हैं, होटलें बंद करवाते हैं, फिर जिस दुकान से भत्ता मिलता है उसको छोड़कर चले जाते हैं। पुलिस का तो हमारा इस वक्त यही हो रहा है। लेकिन मैं ये काम कमिश्नर कराची का है, कमिश्नर कराची हैं और हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट है, उनका काम है कि वायलेंटरी तौर पे हमें लोगों को एंट्री दें हमारे पास ना। जैसे कि सिटी वार्डन है, सिटी वार्डन मैं नहीं समझता कि वो
शहर में कोई ट्रैफिक कंट्रोल करने में कामयाब हो रहे हैं। तो मैं सिपाहियों के साथ, पुलिस के साथ खड़े, बस मैं समझता हूँ कि अगर तौर सिटी पर वार्डन भी मार्केटों में लगा दिए जाएं तो उसका भी काफी असर आएगा कि लोग जो है उनकी बात मान लेंगे, क्योंकि वो भी एक वर्दी में होंगे। मैं समझता हूँ उसके अलावा जो है ना, जो लोग ये कोशिश करते हैं ना, मैं अपनी मिसाल दूं कि मैंने खुद ये कोशिश की है कि मैं आगे बढ़ के लोगों को रोकूं, लेकिन लोग धक्के देके निकल जाते हैं, जो आने वाला ग्राहक है। अब दुकानदार का भी ये होता है, देखेंगे दुकानदार सोचता है अगर मैंने ग्राहक छोड़ा तो अगला दुकानदार पकड़ लेगा। इस हिसाब से जो है ना वो आने वाले ग्राहकों को हम नहीं रोक सकते हैं, उसके लिए इंतज़ामिया को साथ देना होगा। फिर दूसरी चीज़ ये देखें कि आप मुस्तकिल तौर पे देख रहे हैं, किसी जलसे में पाबंदी नहीं आ रही, किसी जुलूसों में पाबंदी नहीं आ रही, रैलियों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, हर वक्त जलसे जुलूस रैलियाँ निकल रहे हैं, कोई हफ्ता खाली नहीं है, जुम्मा खाली नहीं है, इतवार खाली नहीं है जब रैलियाँ ना हो, जब कोई जलसे ना हो, जुलूस ना हो। और बड़ी बेबाकी के साथ हुकूमती लोग कहते हैं कि हम तो इसमें वफाक को हराने में कामयाब हो रहे हैं, ये पीडीएम के जो जलसे हो रहे हैं। मकसद आपका कहने का ये है कि सिंध हुकूमत या सूबाई हुकूमत और मरकज के दरमियान जो तसादुम है वो आवाम के लिए जो है अजाब बना हुआ है। बिल्कुल अजाब। देखें दुकानदारों के लिए, आवाम के लिए, मैं समझता हूँ इन मजमात पे पाबंदी लगा दें, कोरोना इतनी तेजी से नहीं फैलेगा। पहले भी दुकानदारों ने साथ दिया है सिंध गवर्नमेंट का, वफाकी गवर्नमेंट का, तो आज समझ लें कि हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुए कि हमने जो है ना इन तमाम मामलात पे काबू पा लिया है। लेकिन उसके बाद जो ये जलसे जुलूस रैलियाँ निकलनी शुरू हुई, उसके बाद से लेके अब तक आप देख लें कि हम परेशान हो गए रह गए हैं कि कोरोना के वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक, ज़ाहिर हुकूमत भी झूठ तो नहीं बोल रही, कोरोना के केसेस आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो कोरोना तो एक हकीकत है, बिल्कुल है, आप तस्लीम करते हैं। बिल्कुल है। देखें बिल्कुल कोरोना हकीकत है। मेरे अपने बहुत से मुझसे रिलेटेड लोग बहुत सारे, उनको कोरोना हुआ, कुछ अल्लाह मियाँ को प्यारे भी हो गए, कुछ इससे लड़ते लड़ते सेहतयाब हो गए। तो इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि कोरोना नहीं है, कोरोना है। लेकिन कोरोना के साथ हमें किस तरह से जीना है, ये स्ट्रेटजी बनानी होगी। हमने SOPs पर अमल करना है, ये लाजमी होना चाहिए और हो रहा है। लेकिन इन इज्तिमात पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। पहले देखें हम बड़े बड़े मस्जिदों में भी पाबंदी आयद कर दी गई थी कि 5 आदमी से ज़्यादा कोई नमाज नहीं पढ़ सकता या पढ़ा नहीं सकते। उलमा कराम, मौलवी हजरात, उनमें केसेस भी कर दिए गए। इस वक्त तो सूरत हाल ये है पराचा साहब, गवर्नमेंट की तो रेस लगी हुई है, बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोग जमा हो, बहुत बड़े से बड़े जलसे हो। पीपल्स पार्टी ने अगर 18 अक्टूबर का जलसा बड़ा किया है तो उधर मरियम नवाज का मुकाबला है कि हम उनसे बड़ा जलसा करेंगे। यहाँ तो कोरोना की यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट, आपने जो हुक्मरानों से मीटिंगें की हैं, मिले, उसमें उनको ये बावर कराया है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। अभी देखें ये बिल्कुल आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, लेकिन उधर जलसे कर रहे हैं। जाने आप देखें अभी 4 माह का जो कोरोना हुआ था, कोरोना के लिए 4 माह का लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन में ये समझ लें ताजिर 0 पोजीशन पे आ गया। 40% दुकानें खाली हो चुकी हैं रेंट। उसमें जो प्राचा साहब गवर्नमेंट ने कुछ आपको फैसिलिटेट किया था कि हम आपको आसान कर्जे देंगे, आपके यूटिलिटी बिल्स जो है वो माफ़ कर देंगे, आपको जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, इमदाद दी जाएगी छोटे दुकानदारों को जो है कुछ। और फिर एक 8 अरब रुपए का पैकेज भी आया था जो राशन के लिए भी था और ताजरों के लिए भी था। उसमें किस हद तक हकीकत है और उस पर कहाँ तक अमल हुआ? देखें बड़ी हैरानगी की बात यह है कि वादे करते रहे सिंध गवर्नमेंट भी और वफाक भी, और उसके बाद 8 अरब का पैकेज आ रहा है, बिजली के बिलों में कमी आ रही है। बिजली के बिलों की सिर्फ किस्तें की गई, हमें खुश करने के लिए बिजली के बिलों में किस्तें कर दी गई कि वो बिल कम करके आपको भेज दिए, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस वसूल करने शुरू कर दिए। अब तक वसूल कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपया भी इन्होंने कोई कटौती का नहीं काटा। वो सब झूठ पे मबनी था। जो वज़ीर आज़म ने ऐलान करा था कि बिजली के बिलों में हम कमी करेंगे पूरे पाकिस्तान में, तो कराची में तो कोई कमी नहीं हुई बिजली के बिल। लेकिन वज़ीर आज़म का एक वादा तो वफा हुआ, जो उन्होंने ऐलान किया था, जो 12-12 हज़ार रुपए दिए गए, वो तो लोगों को मिले। किसको मिले मुझे बताएं ना, किसी दुकानदार को मिले?
छोटे ताजिर को किसी को नहीं मिले, ताजिरों को कहाँ नहीं बढ़ मिले, गए। आवाम में कुछ मिलेगा, आवाम में। मैं अपने हलकों में देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज आना, सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, सैकड़ों जगह देखें पराचा साहब, नहीं मिले। देखें पराचा साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, आपके जो रिलेटेड लोग हैं ना, वो इस लाइन में लगने के लिए तैयार नहीं है। ये उन लोगों को मिले जो इस लाइन में लगते रहे हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने जो जैसे कि बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उनके जो नाम थे उन लोगों को मिले जो लेते रहे उनको, लेकिन आप शायद ताजिर बिरादरी के लोग न लेते हो कभी। मैं आपको बताऊं ना, जो लोग, मैं इस लॉकडाउन में 4 महीने के लॉकडाउन में मैंने ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे ताजिरों को देखा है जो खाना कहीं बट रहा है तो उसकी लाइन में लगे हुए हैं। तो वो क्यों नहीं वो पैसा वसूल करेंगे जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था। उसका एक तरीका था परेश साहब, उसका ये तरीका था, आपने शनाख्ती कार्ड जो था उसके कोई नंबर देने थे, फिर कोई प्रोसेस था। जिसने प्रोसेस किया, मैं इसका गवाह हूँ इस बात का, मैंने बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनको ये मिले, जिन लोगों ने भी प्रोसेस किया उनको मिले 12-12 हज़ार रुपये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन असल मसला जो था वो ये था कि जो 8 अरब रुपए का पैकेज सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, वो पता नहीं कहाँ गया। वो हमारी शैला रजा ने कहा कि हमने जो राशन दिया वो देने वाला हाथ को भी पता नहीं था और लेने वाले हाथ को भी पता नहीं था। अब वो 8 अरब रुपए का इतना लंबा राशन पता नहीं किन हाथों में चला गया। लेकिन जब ये कहीं कोई सीवरेज का काम हो रहा हो, कोई और काम हो रहे हो, तो ये लोग अपनी तस्वीरें बनवाते हैं, दिखाते। अब इतना बड़ा पैकेज था 8 अरब रुपए का, लोगों में तकसीम होता, किसी 10 लोगों को तो दिखा देते, 50 लोगों को तो दिखा देते, ऐसी कोई बात नहीं थी, ना हुई। हमने नहीं देखा कहीं भी कि वो पैसे कहीं बटे हों। उसके बाद देखें बारिशें हुई, कुछ तबाही कोरोना की बारिशों के बाद बारिश बिल्कुल बहुत से सैकड़ों की तादाद में ताजिर जमीन पे आ गए। और उसके बाद फिर वजीर आजम साहब कराची तशरीफ लाए। कराची तशरीफ लाके उन्होंने 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसमें से 11 रुपए भी किसी को नहीं मिले। उन्होंने ये कहा कि बारिशों से मुतासरा लोगों की फहरिस्त तैयार की जाए और उनमें वो रकम तकसीम की जाए। वो फहरिस्तें लेके आज तक हम लोग, वो फहरिस्तें कौन तैयार करेगा? फहरिस्तें देखें, जो फहरिस्तें यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को पता है कि कौन से इलाके डूब गए, किन लोगों को नुकसान हुआ है, वो लोग तो जाहिर ही नहीं है। अच्छा, 14 महीने कहाँ हैं तहरीक इंसाफ के? मैं बता रहा हूँ ना, तहरीक इंसाफ वालों को मैंने 12 फ़ोन किए। मैंने खुर्रम शेर ज़मान साहब से बात की कि आप हमारी मार्केटों में तशरीफ़ लाएँ, हमारे इलाके में आप होते हैं, यहाँ लोगों की हालत बहुत बदतरीन हो गई है। 3-3, 4-4 फीट पानी दुकानों में घुसा हुआ है, जिससे माल तो तबाह हो चुके हैं। अब कम से कम पानी की निकासी हो जाए। तो उन्होंने उस पर मुझे कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। 4 बजे का टाइम दे दिया। 4 बजे पूरी लोग जमाए उनके, तो कराची के मुंतखब नुमाइंदे हैं। उसके बाद उनका मैसेज आ जाता है जी कि वो गवर्नर साहब ने इमरजेंसी बुला लिया है, ये प्रोग्राम हम कल रखेंगे। अच्छा जी, कल दूसरे दिन भी हम इंतज़ार करते रहे। कल किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। हम इंतज़ार में मरते रहे। मतलब कराची का ताजिर बेयारो मदद, बिल्कुल। बिल आखिर फिर हमने अपनी मदद आपके तहत पैसे देके मशीनें लगवाई और फिर वो वहां से पानी निकला मार्केटों से। ओल्ड सिटी एरिया की बदतरीन हालत हो गई। उर्दू बाजार देख लें, 3-3, 4-4 फीट कीचड़ जमा था, दलदल जिसे कहते हैं। यानी लोग अपने घरों में महसूर हो गए। 15 दिन 20 दिन तक लोग घरों से नहीं निकल सके। उनके राशन का क्या हाल हुआ होगा, उनके घरों का क्या हाल हुआ होगा, ज़रा सोचें। फिर वही हुआ कि घर वालों ने भी, दुकानदारों ने भी आपस में पैसे जमा करे। वो मशीनें जो आवाम की खिदमत के लिए हैं, वो उनको हायर किया गया पैसे दे देंगे। जो वो शहर है जो 70% टैक्स देता है। जी हाँ, 70% रेवेन्यू देने वाला शहर, जिसकी वजह से इदारों की 96% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट लेती है शहर से। तो वो बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। अब भी यही हाल है। अभी एक पीटीआई के, मेरी बात हुई पीटीआई के एक एमएनए साहब से। वो कहते हैं हमने सीवरेज का काम शिप ने कहाँ कराया, एक जगह का नाम बताते हैं मुझे। तो उनके पास एक जगह का नाम नहीं था, सिर्फ जबान पे था कि हाँ शुरू हो गया है। मैंने कहा वो 3 साल पूरे होंगे, आपके 1100 अरब का पैकेज भी उसी में चला जाएगा वापस।
आपके काम भी उसी में चले जाएंगे और लोग फिर उसी तरह तमाशा देखते रहेंगे। तो इन हुकूमतों ने सिर्फ लूटने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। प्रधान साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि अभी जिस तरह से आप अभी आपकी बातों से भी अंदाज़ा हुआ, दूसरे ताजरों की भी बातों से अंदाज़ा हुआ, तो सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उससे ताजर बड़ा मायूस है, कराची का ताजर, और कोई उम्मीद नहीं है कोई इस्लाह की। आपके कुछ सनतकारों ने गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ से मुलाकात की थी, जनरल बाजवा साहब से, और वहाँ से कोई मुस्बत जवाब मिले थे, तो उसमें उससे आप किसी हद तक मुतमईन हैं? देखें, जब भी कभी इस मुल्क पे आफात आई, कोई बलायात आई, कोई भी जलजला हो, तो कोई तूफ़ान हो, कोई बारिश हो, कुछ भी हो, तो पाक फ़ौज खड़ी हो जाती है इस मुल्क के लिए हर हालात में। तो आप एक बात बताएं ना, ये हुकूमतें फिर ये अरबों खरबों रुपए क्यों नोच रही हैं इस मुल्क का, जो फिर पाक फ़ौज को ही अपने हाथ में बागडोर संभाल लेनी चाहिए हर चीज़ की। जब आप जमहूरियत के नाम पे दुनिया से पैसा वसूल कर रहे हैं, लेकिन जमहूरियत के नाम पे कभी आवाम पे पैसा खर्च नहीं कर रहे, तो फिर उनको हुकूमत करने का भी कोई हक नहीं है। ये थोड़ी बहुत जो लोगों में इस वक्त आस है, वो सिर्फ पाक फ़ौज से ही है कि पाक फ़ौज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस साहब को इस पर निगाह डालें और इनमें कोई ऐसी बातें कोशिश करें कि लोग सीधे, उनकी कमर सीधी हो जाए। ताजिरों के लिए जो कुछ भी है इस वक्त, हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फौज है, बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले इदारे। अमन अमान का मसला भी इन्हीं लोगों ने हल किया। रेंजर्स आई तो आपका पुलिस तो इस मसले को हल नहीं कर सकी। पुलिस को तो इतना बेयारो मददगार बिल्कुल बेबाक छोड़ दिया गया है कि जिसको चाहे उठा के ले जाओ, वो चाहे इनकम टैक्स पेयर हो, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा दुकानदार हो, उसको आप पकड़ के ले जाओ, उस पर 20,000 चालान काटो, 50,000 काटो, 1 लाख काटो, लेकिन उसकी रसीद भी नहीं है। उसके बाद वो मिसिंग पर्सन में आता है। हाँ। चंद घंटों के बाद जब उनकी डिमांड पूरी होती है तो वो रिलीज हो जाता है। बिल्कुल। इस वक्त सूरत हाल ये है कराची में। तो ये वो सूरत हाल है। ये तो एक तरह का मैं समझता हूँ कि अगवा बराए तावान, अगवा बराए तावान। अब ये रोज की खबर है। मैं अभी सदर का 2 दिन पहले का वाकया बता रहा हूँ आपको कि असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ आई, उन्होंने आने के असिस्टेंट कमिश्नर ने वहाँ चालान कर दिया 1-1 लाख रुपए का। वो दुकानदार, ठीक है, वो 1 घंटे लेट थे, 9 बज गए थे, उन्हें चालान होना ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, उन्होंने गलती की, उन्हें चालान होना चाहिए। लेकिन चालान होने के बाद, चालान जमा कराने के बाद फिर दुकानों को बंद करने की क्या मामला आते हैं? सील कर दी गई, सील कर दी गई। अब कहते हैं सील भी नहीं खुल रही अभी, जब तक आप पहले ये शर्त रखी थी चालान भरें, चालान भर दिए, उसके बाद भी सील नहीं खोल रहे। ये कौन से मामला आते हैं? भाई साहब, ये जो भी अभी आपने अपनी बिपता सुनाई है ताजरों की, तो आज ताजर तो बड़ी ताकत हैं। आप तो देखें ना, 30-35 साल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को इस शहर ने वोट दिया, मुंतखब किया, वो लोग भी हनीमून मनाते रहे, इस शहर के लिए तो कुछ नहीं किया। अब इस मरतबा मेरे ख्याल से तो ताजरों ने बड़ा ताउन किया है तहरीक इंसाफ के साथ, उनको मुंतखब किया, उनको आजमाया। अब तो मेरे ख्याल अभी आप क्या समझ रहे हैं, क्या मुस्तकबिल में इस कराची का क्या होने जा रहा है, क्या होगा? देखिए, ये तो अभी वेंटिलेटर पर है, आप जो बता रहे हैं। बिल्कुल। पानी, इस शहर में पानी नहीं है, इस शहर में बिजली नहीं है, इस शहर में गैस नहीं है, इस शहर में ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इस शहर में क्या होगा? ये 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी, पूरे पाकिस्तान के हर इलाके का जो है शख्सियाँ क़याम पजीर है, रोज़गार, क्या होगा? ये मुआशी हब है कराची, पाकिस्तान का मुआशी हब है। अगर ये बैठ गया तो क्या होगा? देखिए, बैठना ही जा रहा है, ये तो बैठता ही जा रहा है। कारोबार आपकी मायूसी नजर आ रही है आपकी बातों से। कारोबार जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज की ना कि जो 40% दुकानें जो रेंट पे थी वो खाली हो चुकी हैं। अब हर मार्केट में आप चले जाएं, पहले तारिक रोड पे दुकानें लेना, हैदरी में दुकानें लेना, जामा किलात पे दुकानें लेना एक बड़ी बात होती थी। आज हर मार्केट में चले जाएं, हर जगह, हर इलाके में दुकानें अवेलेबल हैं। वो लिख के लगा रहे हैं लोग कि आप दुकान किराए के लिए खाली। वजह यह है कि लोगों में कुव्वत नहीं रही है। अपने घरेलू अखराजात देखें, जो लोग कल अपना कारोबार चला रहे थे, आज वो नौकरियां करने में मजबूर हैं और उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरियां कौन रखेगा? अच्छा, एक तरफ ये बातें हैं आपकी,
दूसरी तरफ जब हम देखते हैं बातें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बड़ा जो है वो अरूज है, 2-2 साल के ऑर्डर बुक हैं, और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का बड़ा अरूज है, तो दूसरी तरफ ये नज़र आ रहा है। तो नहीं देखिए, सीपैक आ रहा है। देखिए एक्सपोर्ट आपकी उस तरह नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। कुछ लोग जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल में, उनके कारोबार उरूज पे ज़ाहिर है, इसलिए कि उनके पास ऑर्डर ज़्यादा हो गए हैं। हर कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि जो हुकूमती तरफ से शराइत हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि एक्सपोर्ट। लेकिन कुछ रिलीफ तो दिया है अभी रिलीफ बिजली में भी रिलीफ दिया है 50%। मैं उसका बता रहा हूँ कि कुछ लोग मिलके चले जाते हैं, सनतकार बड़े बड़े लोग मिलके चले जाते हैं, तो उसमें उनके मामला थोड़े दिन के लिए सही हो जाते हैं, फिर वैसे हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने भरपूर तरीके से एक्सपोर्ट को रिलीफ दे दें। मैं समझता हूँ कराची और पूरे पाकिस्तान के आधे मसाइल हल हो जाएंगे। और जहाँ तक बात यह है कि हुकूमती मामलात, तो ये कराची के लिए कभी सही नहीं होंगे, ना हो रहे हैं। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है, अब हमने सोचा ही है कि कराची में और सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे वो इंशाल्लाह ताजिर हर हल्के से खुद लड़ेंगे। हमें अब किसी हुकूमतों पे कोई भरोसा नहीं रहा। लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि ये हुकूमत भी ताजरों की है, ताजरों ने लोगों को मुंतखब कराया है। उसके बरक्स हुआ है ना, सब कुछ उसके बरक्स हुआ है। उसको जो कुछ दिखाया गया था वो एक साइड थी, दूसरी साइड नज़र ये आई कि ये उससे ज़्यादा लूट रहे हैं, ये उससे ज़्यादा मामलात ख़राब कर रहे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। पहली सीपैक का क्या मुस्तकबिल है? कराची में कोई तब्दीली आएगी सीपैक स्टार्ट होने के बाद? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सीपैक वाला मामला शुरू हो जाए तो बिज़नेस बढ़ेगा तो इंशाल्लाह सब में तब्दीली आएगी। और पहले देखें, ग्वादर का मामला भी बात करूंगा मैं। ग्वादर में लोग तेज़ी से अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू हो गए थे, लेकिन अब बीच में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ख़राब हो गई, सूरत हाल। लोगों को मारा जाने लगा, जो आप लोगों के सामने है, लोगों को लूटा जाने लगा, तो लोगों ने ग्वादर से थोड़ा सा बैक कर दिया। गवर्नमेंट को चाहिए कि फिलफौर ग्वादर के मामलात को दुरुस्त करें। ग्वादर में भी बहुत काम है। अब मैं जो काम मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान, कराची और दूसरी जगह से, हमारे शहरों से होना चाहिए, वो ईरान से हो रहा है। सर, इस सिलसिले में मैं आपसे थोड़ी सी वजाहत कर दूं आपको। जो हम देख रहे हैं अभी, जो नेटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान से जा रही हैं, अफ़गानिस्तान में नेटो फोर्सेस का किरदार, अमरीकी फ़ौज का किरदार ख़त्म हो रहा है, और वहाँ पाकिस्तान का किरदार शुरू होने जा रहा है। जो इंडियन जो राह के लोग मौजूद थे वहाँ, उन लोगों की एजेंसी काम कर रही थी, उसका किरदार वहाँ ख़त्म हो गया है। अब पाकिस्तान का किरदार वहाँ बढ़ना। अब वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान गए थे, काबुल, पहली मरतबा वहाँ जी पाकिस्तान के झंडे भी लहराए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे, और वहाँ जो थी वो 3 ताकतें हैं अफ़गानिस्तान में, एक हुकूमत, दूसरा वहाँ शुमाली इत्तेहाद, और तीसरे तालिबान। तीनों ग्रुप पाकिस्तान पर मुत्तफ़िक हैं, और वहाँ हालात पाकिस्तान के हक़ में जा रहे हैं। उसके बाद जब ये हालात होंगे तो फिर हमारा जो ये बॉर्डर है ये ठंडा हो जाएगा, और अफ़गानिस्तान में जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसको भी तकरीबन कंट्रोल कर लिया है हमारी अफवाज ने। और अब हमें सीपैक का जो ख़तरात थे या जो हालात थे, सीपैक में तब्दीली आई है। तो मैं समझता हूँ अभी ये ताजरों का एक बड़ा मुतालबा था और वो किसी हद तक हल हो गया है। सीपैक बेहतरी की तरफ जा रहा है। देखिए, अगर बेहतरी हो जाए तो मैं समझता और ज़्यादा मज़ीद बेहतरी हो, हम कारोबार अच्छी तरीके से कर सकें, तो मैं नहीं समझता कि आए थे हमारे पास ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझसे यही कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, हमें लेबर बहुत बड़ी तादाद में चाहिए। बोले कोई आता नहीं है, अब हमें ईरान से लेबर मंगा रहे हैं, ईरान से इंपोर्ट करनी पड़ रही है हर चीज़। तो उन्होंने मुझे उसके लिए दावत भी दी, आप तशरीफ़ लाएँ, ज़रा वहाँ के मामलात चेक करें, अपने छोटे ताजिरों में अवेयरनेस दें कि ग्वादर की तरफ रुख करें लोग। तो इंशाल्लाह ज़ाहिर है जब ये सब चीज़ें हल हो जाएंगी, मामलात हल होंगे, तो हम बैठ के उनसे मीटिंग करके कोशिश ये करेंगे कि अपने कारोबारी लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाए।
तो गवादर जब स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह ताला बिजनेस बढ़ेगा हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। परवेज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। ये पराचा साहब थे, जमील पराचा साहब, जो ताजरों के मसाइल बयान कर रहे थे। माजी में भी जमील पराचा साहब ने बड़ा किरदार अदा किया, और अब भी ये जिनकी जो गुफ्तगू है उससे महसूस ये हो रहा है कि ये अभी भी मज़ीद जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया।